नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें जो वैशाली से आ रही है, जहां वैशाली के मुथूट फाइनेंस में 55 किलो सोना लूट मामले में वैशाली पुलिस ने बख्तियारपुर के चंपापुर में छापेमारी की। छापेमारी में 8 किलो सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस घर में छापेमारी हुई वहां चावल में सोने को छिपाकर रखा गया था। वहीं 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 23 नवंबर को मुथूट फाइनेंस से 55 किलो सोने की लूट हुई थी। तो तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले तो 55 किलो सोने की लूट हुई और फिर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और उसके बाद सोने की बरामद हुई है। तो कितने सोने की बरामद हुई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो सोना लूटकांड का मामला है और 8 किलो सोना बरामद हुआ है। और बता दें कि कुल मिलाकर 55 किलो सोने की लूट हुई थी, जिसमें से 8 किलो सोना बरामद हुआ है। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वैसे तो तलाश थी 55 किलो सोने की, लेकिन 8 किलो सोना ऐसा लग रहा है कि उसी में से बरामद हुआ है। अब तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर सुकन्या एक कामयाबी जरूर है वैशाली पुलिस के लिए, लेकिन ये पूरी कामयाबी नहीं है, क्योंकि अभी महज 8 किलो सोना रिकवर हुआ है 55 किलो सोना में। और जो एसआईटी में शामिल अधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी भी रेड कंडक्ट किया जा रहा है, लगातार छापेमारी चल रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जब आज वैशाली पुलिस इस पूरे मामले का अभी से थोड़ी देर बाद खुलासा करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैशाली पुलिस की तरफ से होगा जिसमें मीडिया कर्मियों को सारी जानकारी दी जाएगी, उसके पहले पुलिस को और कामयाबी मिले। लगातार छापेमारी चल रही है, दियारा इलाके में भी छापेमारी हुई है। जो इनपुट मिले हैं, जो गिरफ्तार शख्स है उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर दियारा इलाके में अभी छापेमारी चल रही है और पुलिस संभवतः अभी और सोना रिकवर करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि इस मामले में जो अपराधी थे, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में एक ऐसा अपराधी शामिल था जो पुलिस रिकॉर्ड में रिमांड होम में सीतामढ़ी रिमांड होम में था, लेकिन वो फरार हो गया था और पुलिस अधीक्षक को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो पूरे मामले का और सारे तथ्यों का खुलासा करेगी वैशाली पुलिस। इसके लिए दोपहर तक हमें इंतजार करना होगा। जी सुकन्या। बिल्कुल, इन सब के बीच चौंकाने वाली बात संजय ये भी रही कि चावल के अंदर इन सोनों को छुपाकर रखा गया था ताकि पुलिस के हाथ ये लोग न चढ़ जाएं, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली। और संजय, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक बार पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद एक के बाद एक शायद छापेमारी शुरू हो और कुल 55 किलो सोना भी बरामद हो जाए। लेकिन संजय, इन सब के बीच 15% सफलता तो पुलिस को मिल गई है, 85% के लिए कितना और इंतजार करना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं वो करें कि लगातार जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर छापेमारी चल रही है और संभवतः जो बरामद की गई जो कुल वजन है वो हो सकता है कि बढ़ सकता है। जो दियारा इलाका है वहां पर छिपाए जाने की खबर भी पुलिस को मिली है और उसी आधार पर वहां छापेमारी चल रही है। एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चूंकि इसमें एसआईटी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एसआईटी का गठन किया गया था और जो मुजफ्फरपुर के जोनल आईजी हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआईटी छापेमारी कर रही है। देखना होगा दोपहर तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस समय तक पुलिस किस हद तक पहुंचती है, किस हद तक कामयाबी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुकन्या, चलिए संजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे और इन सब के बीच तो अनिरुद्ध हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आप तक क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर पहुंच रही है, बताइए। सुकन्या, बता दूं कि पहले सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास वैशाली पुलिस को ये सूचना मिली थी बख्तियारपुर के चंपापुर गांव में किसी घर में वो सोना छुपा कर रखा गया हुआ है। तो तुरंत एसपी से बात किया गया। एसपी लिपि सिंह ने के दिशा निर्देश पर 3-4 थानों को लगाकर पूरे घर की घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद उस घर को खुलवाया गया तो वहाँ 2 व्यक्ति मिले, एक महिला भी मिली और घर की तलाशी में चावल में ये बताया गया कि चावल में छुपाकर वो सोना रखा गया था। और ये कार्रवाई इतनी जल्दी की गई कि किसी को कुछ समझ में नहीं। और वैशाली पुलिस सोना के साथ 1 या 2 व्यक्ति को पकड़ के ले गई। हालांकि चलिए अनिरुद्ध, देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे कितनी छापेमारी होती है और कितने सोनों की बरामदगी होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वैशाली के भगवानपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 2.25 लाख रुपए की लूट मामले में अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हथियारबंद अपराधी ब्रांच में प्रवेश करते हैं और फिर बंदूक की नोक पर सभी कर्मियों को रखकर पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। साथ ही अपराधियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से बंदूक के नोक पर बैंक के अंदर लूट की वारदात को लुटेरे अंजाम दे रहे हैं। और इन सब के बीच बात अब बेतिया की करेंगे, जहां से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है।
नरकटियागंज में युवक ने घर में घुसकर युवती को जिंदा जला दिया। करीब 70% जली अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में युवती को बेतिया रेफर कर दिया गया। युवती का आरोप है कि युवक ने कुछ दिनों पहले उसके साथ बलात्कार किया था। उसने जब युवक से शादी की बात की तो उसने किरासन तेल डालकर उसको जला दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि बेटी को जिंदा जलाने का मामला ये पहला बिहार में नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पीड़ित पक्ष आरोप लगाता है कि पहले बलात्कार किया जाता है और जब शादी का दबाव दिया जाता है या पुलिस कंप्लेन की बात की जाती है तो फिर बेटियों को जलाया भी जा रहा है। अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां युवती से रेप में नाकाम होने पर जिंदा जलाने के मामले में प्रशासन ने एसआईटी टीम का गठन किया। आईजी गणेश कुमार के आदेश पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीते 7 दिसंबर को राजा राय ने रेप में नाकाम होने पर युवती को जिंदा जला दिया था। 85% जल चुकी युवती का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी राजा राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मैटर के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है जो कि डीएसपी टाउन के नेतृत्व में होंगे। इसके बाद में इसकी सीधी मॉनिटरिंग सिटी एसपी और मेरे द्वारा की जाएगी और आईजी सर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी उन्होंने। इसके अलावा जो है इसको लेडी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। बात बक्सर की, जहां युवती की हत्या के बाद जलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये हॉरर किलिंग का मामला है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की के पिता ने ही वारदात को अंजाम दिया था। एसपी इस मामले में थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 3 दिसंबर को इटाड़ी थाना क्षेत्र में युवती का अजला शव मिला था। युवती के सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी और साक्ष्य को मिटाने के लिए शव जलाया गया था। और पहले रेप के बाद ये हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि ये हॉरर किलिंग का मामला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बक्सर की इस घटना से पूरे बिहार में सनसनी मची हुई थी। माना यह जा रहा था कि लड़की की रेप के बाद हत्या की वारदात हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच अब पुलिस को प्राइमरी जांच में कुछ बातें खुलकर सामने आई है, जिसमें यह पूरा मामला अब हॉरर किलिंग का दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि लड़की के पिता ने ही पहले गोली मारकर इसकी हत्या की और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए इसको जला दिया। तो पूरा मामला क्या कुछ है वो खुलासा होगा जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और सबसे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा और क्या कुछ उसमें पुलिस खुलासा करती है ये देखना होगा। तो हॉरर किलिंग का ये पूरा मामला निकला। बता दें कि बक्सर में जब ये वारदात हुई उसके बाद बिहार के साथ साथ पूरे देश में इस वारदात की चर्चा थी और पुलिस पूरे मामले में शव की शिनाख्त भी नहीं कर पाई थी। रेप की बात है या नहीं, इसके लिए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार चल रहा था, लेकिन अब ये पूरा मामला ही पलट गया है और बलात्कार के बाद हत्या नहीं बल्कि ये हॉरर किलिंग का मामला लग रहा है। पुष्पराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से बक्सर से जुड़ गए हैं। बक्सर से पुष्पराज, ये जरा बताइए कि पूरा मामला जो है अब ये हॉरर किलिंग का लग रहा है पुलिस के थ्रू, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए पुष्पराज। निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है अब इसमें एक नया मोड़ आया है कि घर के लोग ही इस हत्याकांड में शामिल हैं। बक्सर एसपी 1:30 पर पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यालय में करने वाले हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 पुलिस से कई ऐसे सवाल है। पुष्पराज, आपसे हम जुड़ेंगे, तकनीकी दिक्कत बीच में आ रही है, लेकिन बता दें कि 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों की तलाश चल रही है और अब ये साफ होता दिख रहा है कि मामला बलात्कार के बाद हत्या का नहीं बल्कि हॉरर किलिंग का है। इन सब के बीच बड़ा सवाल कि आखिर पिता ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? क्या प्रेम प्रसंग का कोई मामला था? क्या इस लड़की ने पिता की मर्जी के खिलाफ किसी से शादी की? आखिर क्या कुछ मामला था? उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा जो 1:30 बजे के आसपास होगी।
खैर बढ़ते आगे बात करते हैं समस्तीपुर की, जहां अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी। बदमाशों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है, जो पूर्णिया का रहने वाला है और काफी दिनों से समस्तीपुर की रेलवे कॉलोनी में रहकर एक नेटवर्किंग कंपनी के लिए काम कर रहा था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है, जहां से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया। मृतक मिथिलेश पहले एक भोजपुरी फिल्म में भी काम कर चुका है। अभी जो है सो मेरे लड़का के मोबाइल पे इनका बेटा का जो है सो कॉल आया अभी कि भैया सो पापा के बारे में कुछ सुनने को मिला है, सो क्या सच्चाई है। तो हमने जो है सो तुरंत कॉल इनको किया बैक। तो अभी संजोग से जो है सो बड़ा बाबू थे, वो फोन किए कि जब हम सदर हॉस्पिटल में हैं, आप लोग आ जाइए, उनको गोली लगी हुई है। चलिए मुकेश, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर आ रहा है, क्योंकि मिथिलेश के विषय में कई जानकारी आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी, ये भोजपुरी फिल्म में काम करने की जानकारी मिली। यहाँ पे स्थानीय है जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं धुरला के पंचायत के अरुण पासवान, जो भोजपुरी फिल्म बनाने का काम करते थे, उनके द्वारा जानकारी दी गई। जब उनको पता चला वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा ही शिनाख्त किया गया शव को। उन्होंने बताया कि ये उनके द्वारा बनाई गई भोजपुरी फिल्म में भी पुलिसकर्मी का भूमिका निभाए हुए थे। जिसके बाद ये जो कार्ड मिला था उनके जेब से, वो उसके आधार पर इनकी शिनाख्त पूर्णिया के नया टोला के रहने वाले के रूप में किया गया। और ये काफी दिनों से समस्तीपुर में ही रह रहे थे और जो जानकारी मिल रही है रेलवे कॉलोनी में कहीं पे ये किराए के मकान में रह रहे थे। और इस मामले में पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है और अपराधी बाइक से आए थे और इस पूरे वारदात को अंजाम दिए। बताया जाता है कि ये जो मृतक थे मिथिलेश, वो समस्तीपुर से ताजपुर की तरफ जा रहे। चलिए मुकेश, चलिए अब बुलेटिन में बात करेंगे आरजेडी की। तो क्या कुछ है बता दें कि पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और 11वां खुला अधिवेशन है। बैठक में लालू यादव को 11वीं बार पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि परिवार के अंतर्कलह से बचने के लिए लालू को फिर से अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। लालू को जेल गए 2 साल हो चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अघोषित तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकटों के विरोध में तेज प्रताप के रुख से यादव परिवार के सामने स्थिति विकट है। राजद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे आ रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ परिवार के अंदर के मतभेद को रोकने के लिए लालू ने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने का फैसला लिया। जेल में रहते हुए लालू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। पार्टी की इंटरनल बैठक हुई, ये प्रस्ताव जो है रखने का काम किया जाएगा और पार्टी के सुधार को लेकर के संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, देश और राज्य में क्या हाल है और आगे संघर्ष की तैयारी और 2020 की तैयारी को लेकर के हम सब लोग जो है इस पे चर्चा करेंगे और उस दिशा में कामयाब होने के लिए काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री हरियाली यात्रा पे हैं। बिहार के नौजवान सूखे हैं, सूखा पड़ा हुआ है उनके जीवन में, क्योंकि रोजगार नहीं। किसान जो है वो बदहाल है, महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला। तो इधर 11वीं बार लालू की ताजपोशी को लेकर सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां लालू को फिर से पार्टी अध्यक्ष के ऐलान होने को लेकर खुशी जाहिर की, वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इसे लेकर सवाल उठाया। लालू यादव जी जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार से बाहर नहीं निकला है। ये लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक लालू यादव का जी का परिवार में है। ये जेल पर रहे, जेल में रहे या बेल पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता ने 15 साल का जिन लोग का पति पत्नी का राज है उसको बखूबी देखा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का हक है कि वो किसे अपना अध्यक्ष चुने।
मैं बतौर सहयोगी दल उन्हें शुभकामनाएं देता हूं आज के अधिवेशन के लिए। और मेरा मानना है कि बिहार में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने में आरजेडी प्रमुख भूमिका आगे भी निभाएगी। कार्यकर्ता की मांग है, बिहार की जनता की मांग है कि लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद उन पे बना हुआ रहे। वो एक जन सैलाब, वो एक मास लीडर हैं और मास उन्हीं को पसंद करती है। गरीब गुरबों की आवाज आज पहली बार देश में मध्य प्रदेश सरकार आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश के जन्म दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। किसी की अहमियत का सही अंदाजा उसकी गैर मौजूदगी में ही लगता है। मध्य प्रदेश के रायसेन के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में जन्मे आचार्य रजनीश के जीवन पर भी ये बातें सटीक बैठती हैं, लेकिन इस सच्चाई को समझने में दशकों लग गए। खैर, देर से ही सही, शायद मध्य प्रदेश सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि 11 दिसंबर 1931 को जन्मे आचार्य रजनीश की ख्याति राज्य और देश की सीमा से इतर की बात है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के आध्यात्म विभाग ने इस बार जबलपुर में 11 से 13 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ओशो महोत्सव का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश शासन के आध्यात्म विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 11 दिसंबर ओशो का जन्मोत्सव होता है। इस जन्मोत्सव को भव्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से त्रिदिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 11, 12, 13 दिसंबर ये पहला मौका है जब देश में सरकार ने आध्यात्मिक गुरु ओशो के संदेशों के महत्व को समझा है और उसे देश दुनिया तक पहुंचाने की पहल की है। यही वजह है कि सरकार की इस पहल से आचार्य रजनीश के अनुयायी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से जबलपुर को आध्यात्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और देश का सिर पूरे विश्व में ऊंचा होगा। आपको बता दें, आचार्य रजनीश ने अपने जीवन के 21 बरस जबलपुर में ही गुजारे थे, जिसके चलते जबलपुर को सिटी ऑफ ओशो भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य मूलतः यह है कि नई पीढ़ी को ओशो की देशना से परिचित करवाना है। ओशो देवताल जो आश्रम है यह भी इसमें सहभागी है आयोजन में। जीवन के हर उतार चढ़ाव और दौर में तटस्थ रहकर अपने तर्कों से क्रांति गढ़ने वाले आचार्य रजनीश को लेकर भले ही दुनिया की राय बटी हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि अपने अकाट्य तर्कों से विरोधियों और दकियानूसी समाज की चूल्हे हिला देने वाले ओशो दुनिया की भीड़ में अनूठी शख्सियत रहे हैं और यही वजह है उन्हें पूरी दुनिया में गंभीरता से पढ़ा और सुना जाता है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्य सरकार ने ओशो के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसे लेकर ओशो के समर्थकों में खुशी है। वहीं ओशो के संयोजक और शिष्य स्वामी आनंद अरुण ने कमलनाथ सरकार को धन्यवाद बोला। तो ओशो ने जबलपुर को सम्मानित किया है। सारी दुनिया में आज जबलपुर की पहचान बन रही है और आने वाले दिनों में जबलपुर एक भारत का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाएगा, गंतव्य बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कमलनाथ जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को इस साहसिक कदम के लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है।